अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं मर्दाना बांझपन के ऊपर जो है उसका एक जो बहुत कॉमन एक केस आता है एज़ोस्पर्मिया का, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग इसके सवाल पूछते हैं। मेरा इनबॉक्स रोज़ाना सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट से भरा होता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जो महदूद सा नॉलेज है उसको शेयर करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी पस पर्दा वजूहत क्या क्या होती हैं। एज़ोस्पर्मिया जो है, जिसको कहते हैं कि स्पर्म का बिल्कुल पैदा ना होना, नील स्पर्म रिपोर्ट में आते हैं। और जब हमारे पास सीमेन रिपोर्ट आती है और उसमें हम देखते हैं स्पर्म कोई भी नहीं है, उसमें ज़ीरो स्पर्म है, स्पर्म काउंट में उसमें नहीं आता, स्पर्म मोटेलिटी नहीं आती है, यानी नॉर्मल स्पर्म्स उसमें जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, ज़ीरो स्पर्म्स। तो जब पेशेंट आता है तो जब उसको हम रिज़ल्ट जो है बताते हैं, नॉर्मली तो हमारे पास पेशेंट वो आते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से कंसल्ट किया होता है, उनको पता होता है कि एज़ोस्पर्मिया क्या है, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, मतअद्दिद बार उन्होंने अपने टेस्ट करवाए होते हैं और घूमते फिरते चलते फिरते फिर वो होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं और देखा डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट चेक करें, इसमें एज़ोस्पर्मिया है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मुझे बताइए। और जिस वक्त हमारे पास जिस मेंटल स्ट्रेस में, जिस एंजाइटी के साथ हमारे पास आते हैं, वो बहुत शिद्दत की एंजाइटी होती है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ख़तरे में होती है, उनका एक सोशल स्ट्रेस उनके ऊपर होता है और डिप्रेशन की एक स्टेट उनके ऊपर जो है वो छाई होती है, ज़िंदगी से नाउम्मीद से हुए होते हैं। क्योंकि एज़ोस्पर्मिया एक मर्द के लिए एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जब उसे पता चलता है जी कि मेरे जो स्पर्म नहीं हैं या मैं बाप नहीं बन सकता। तो ये एक मर्द के लिए बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है और मर्द के लिए भी और उसकी वाइफ के लिए भी। उनका रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन पाता, एक डगमगाती कश्ती बन जाती है उनकी लाइफ जो होती है। अब इसमें वजूहत की जब हम बात करते हैं तो देखें, इसमें इसको एज़ोस्पर्मिया को समझने के लिए एज़ोस्पर्मिया जो है यानी स्पर्म्स पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है आपके लिए। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम वो जो है कंट्रोल कर रहा होता है, वो ही आपके जिस्म के तमाम हार्मोन्स की प्रोडक्शन का वो जो है ऑर्डर देता है, हुक्म देता है। जैसे फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं दो, बिल्कुल इसी तरह मर्द के टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, दो गोलियां होती हैं जिनका काम होता है स्पर्म की प्रोडक्शन करना, ठीक है। टेस्टिस और ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनका एक ताल्लुक होता है कम्युनिकेशन का। क्योंकि टेस्टिकल्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो ये मास्टर ग्लैंड जो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके मतहत होते हैं, हुक्म के मतहत होते हैं। जब वो हार्मोन्स हुक्म देते हैं, सिग्नल देते हैं प्रोडक्शन का, तो उस हुक्म की तहत जो है टेस्टिकल्स जो हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब टेस्टिस जो हैं वो तब प्रोडक्शन करेंगे जब वो खुद हेल्दी होंगे। टेस्टिकल्स दो गोलियां वो तब स्पर्म्स प्रोड्यूस करने की एल होंगी जब वो खुद हेल्दी होंगी। टेस्टिकल्स का छोटा होना, टेस्टिस का ना होना, टेस्टिस की चोट की वजह से कोई डैमेज हो जाना, किसी रेडिएशन की वजह से डैमेज हो जाना, ठीक है जी, किसी बीमारी, किसी इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस का डैमेज हो जाना, किसी मेडिसिन से डैमेज हो जाना, इसकी कॉजेज़ बनती हैं। तो किसी वजह से टेस्टिस छोटे रह गए, टेस्टिस डैमेज हो गए, उनके ऊपर चोट लग गई, रेडिएशन, माहौलियाती असरात, ठीक है, वो उस पर इफेक्ट करते हैं। तो टेस्टिस की वो जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं है, वो इस अहल नहीं है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिग्नल के ऊपर
हुक्म के ऊपर जो है स्पर्म प्रोड्यूस कर सकें। तो ये एक वजह है, ठीक है। तो उस वजह को मैंने आपको आगे कॉजेज़ बता दी कि इसकी कॉजेज़ क्या है, ये टेस्टिस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। या तो उसके भी चोट लगी है, या तो किसी बीमारी इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे मम्स हो जाते हैं, कनपेड़े, टाइफाइड, हाई फीवर, डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शन लाइक कोविड भी इसके केसेस में हमारे पास आते हैं। मुझे कोविड हुआ, उसके बाद मेरी रिपोर्ट ऐसे आई है। तो कोई वायरल इन्फेक्शन, मेडिसिन के असरात, ड्रग्स के असरात, तो ये इसकी काजेज़ बनती हैं। रेडिएशन, माहौलियाती असरात। तो टेस्टिस अल्लाह पाक ने बनाए हैं बॉडी से बाहर एक पाउच के अंदर। आप देखते हैं वो स्क्रोटम जो होती है वो मूव करती है, टेस्टिकल्स का टेम्परेचर मेंटेन करती है। और अगर पेशेंट एक एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जो गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर होगी तो वो डैमेज हो सकती है, वो को ब्लॉकेज कर सकती है। तो जो टेस्टिक जो एज़ोस्पर्मिया की काजेज़ हम देखते हैं हमारे पास जब आती हैं, तो फिर क्या हम पहले तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, जब उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पहले हमारे पास जब वो रिपोर्ट लेके आता है, तो रिपोर्ट जो होती है फिर उसको देखते हैं भाई कि ये रिपोर्ट है कैसी है, लैब कैसी है। उसको जो डॉक्टर होता है वो उसी रिपोर्ट के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। वो कहेगा ठीक है, आप एक रिपोर्ट जो है दोबारा रिपीट करवाएं किसी लेबॉर्ट्री से। 2-3 दफ़ा उसको रिपीट किया जाता है ट्रीटमेंट के साथ। अगर रिपीट करने के बावजूद जो है स्पर्म्स की जो है मिकदार या स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो फिर उसके लिए फर्दर मोर टेस्ट हैं। उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। उसके लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स टेस्ट, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है, ठीक है जी। तो हार्मोन्स का टेस्ट होता है, आया पिट्यूटरी से हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सिग्नल्स प्रोडक्शन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टेस्टिस जो है वो मेच्योर हैं कि नहीं है, टेस्टिस की साइज नॉर्मल है कि नहीं है, टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील का इशू तो नहीं है, टेस्टिस पे ऊपर कोई चोट का हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पेशेंट के पास मेडिकल हिस्ट्री में सर्जरी तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्रेन की चोट, कोई इस तरह की चीज़ उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री में, हाई फीवर, कोई मेडिसिन, कोई ड्रग, कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो शामिल नहीं है। ये एक मॉलेज उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। हार्मोन्स के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड, ठीक है जी। और उसके बाद जो है जब देखते हैं कि टेस्टिस भी नॉर्मल हैं, साइज़ भी नॉर्मल है, फिर उसके अंदर देखते हैं ब्लॉकेज तो कोई नहीं है। फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसमें जो है फिजिशियन रिकमेंड करता है कि इसके टेस्टिस से सुई से जो है, नीडल से जो है स्पर्म्स को तलाश किया जाए, उसकी बायोप्सी की जाए, उसके अंदर से देखा जाए कि उसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं कि नहीं है। अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म मौजूद है तो फिर उसकी ब्लॉकेज जो है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ब्लॉकेज है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। तो इसको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, सारे सिस्टम्स को चेक करता है और फिर उस चीज़ को डायग्नोज करता है। डायग्नोज करने के बाद फिर उसको डिसाइड किया जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, मेडिसिन से होगी, सर्जरी से होगी। तो इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जब बीमारी की काज आपके पास आपको मिल जाती है, उसकी वजह, उसकी रीज़न जो है, जब मालिज को पता चल जाती है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट जो होती है वो आसान हो जाती है। अब पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इसके जो वजूहत अगर आती, सपोज हार्मोन्स ये रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको फिर देखा जाता है। अब इसमें जब हमारे पास हार्मोन्स, जब हम रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं तो FSH हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा है तो इसमें इंडिकेट करता है कि ये टेस्टिकुलर इशू है, ठीक है जी। लेकिन अगर FSH जो लेवल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, उसकी मिकदार बहुत कम है, तो फिर ये इशारा करती है, इंडिकेट करती है कि ये पिट्यूटरी से जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस बहुत कम हो रहा है या नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन अगर FSH लेवल जो है वो हाई आ रहा है रिपोर्ट के अंदर, तो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं हार्मोन्स तो बन रहे हैं, वो आ रहे हैं बॉडी में, वो ज़्यादा हैं, मीन्स के टेस्टिस जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं,
वो उस हार्मोन्स को लेके जो है आगे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर टेस्टिस की जो है फिर आगे उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वेरिकोसील है, कुछ और हिस्ट्री है, जो उसकी जैसे मैंने आपसे सारी बातें की हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन, उनकी तशखीस के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर उसके लिए देखा जाता है कि यहाँ पे हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। बीइंग होम्योपैथ, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ, तो हमारी होम्योपैथी कहती है हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास पेशेंट्स तो बिल्कुल नौमीद होकर सब सिस्टम से होके आता है, उसने तमाम डॉक्टर से टेस्ट भी करवाए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन खाए होते हैं, ट्रीटमेंट ली होती है, एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन ली होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो करने के बाद हमारे पास आता है। हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन जो होते हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो काम करती हैं हार्मोन्स के लिए, हम उन मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं कि हम देखते हैं उसकी लाइफ में हुआ क्या है, उसके साथ उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, मरीज़ को जो है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, वो फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, उसके हेल्थ के तमाम लेवल्स जो हैं कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, उसकी लाइफ में एंजाइटी कितनी है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, पहले क्या करता था, आज क्या कर रहा है, पहले कुछ सर्जरी करवाई है, कोई चोट लगी है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारे पास सामने आती हैं तो हमारे पास इसकी कॉजेज़ के हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मेडिसिन के, लेकिन हम उसकी टोटलिटी को बीइंग होम्योपैथ देखते हैं, उसकी टोटलिटी को देखते हुए जो उसके लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट बनती है, जो उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिज़िकल हेल्थ को जो कवर करती हैं और जो सिम्टम्स उसके बिल्कुल मैच करती हैं, तो वो मेडिसिन कोई भी होम्योपैथ, एक्सपीरियंस होम्योपैथ जब उसकी इस लेवल के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, उसकी काजेस को देखते हुए, उसकी सिम्टम को देखते हुए उसके लिए बिल मिसल मेडिसिन तजवीज़ करेगा, तो दे आर चांसेस मोर देन 70% एजोस्पर्मिया की जब आपके पास काज सामने आ जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है हो जाती है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, सिर्फ ये है मुस्बत अप्रोच, आपके माइंड में नाकामी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में मायूसी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में, आपके इख्तियार में जो कोशिश है, स्ट्रगल है, मरीज़ ने भी स्ट्रगल करनी है और डॉक्टर ने भी स्ट्रगल करनी है, और अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। जब आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, तो फिर आप अपने दरवाजे बंद कर दे जाते हैं। तो इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़, अहम बात यह है कि जब आप को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने देख लिया कि आपकी एज़ोस्पर्मिया जो का इशू अगर आकर डायग्नोज हो गया है, तो आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, छोड़नी नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट तर्क कर देते हैं तो मर्द की एज तो चलती है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ जो पार्टनर होता है उसकी एज जो है वो ओवर हो रही होती है। तो फीमेल जो उसकी पार्टनर, उसके पास अवेलेबल जो टाइम होता है वो 35 ईयर से पहले का है। आप इलाज करवा, आपने अगर देर से इलाज करवाना शुरू किया और इस देर से इलाज करवाने की सूरत में आपका पार्टनर जो बूढ़ा हो गया है, उसकी मुदाफ़त कम हो गई है, उसके इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, उस स्ट्रेस की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से, उस मतलब है कि दबी हुई डिज़ायर की वजह से, तो फिर आपके इश्यूज तो थे ही थे, आपके पार्टनर के इशू भी आ गए, एज फैक्टर शामिल हो गया और उसके साथ उनके अपने हार्मोनल इशू स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक यकीन के साथ, एक तवक्कल के साथ जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और उसको फॉलो अप करें। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह से तलब करें, अल्लाह से दुआ करें, वो मालिक है, खालिक है, कादिर है हर चीज़ के ऊपर। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफा याब करें। अल्लाह पाक तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।